ये महत्वपूर्ण टॉपिक इस सम्मेलन में उठाया क्योंकि आज मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह के हमने देखा है कि मानसिक बीमारियों का प्रभाव फिलहाल सोसाइटी के अंदर बहुत बढ़ रहा है। और जितना हम शारीरिक बीमारी को लेके सीरियस रहते हैं या जितना हम ध्यान देते हैं कि समझो फ्रैक्चर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मानसिक बीमारियों को या मानसिक लक्षणों को हम दुर्लक्ष्य करते हैं। जैसे कि हमको कभी उदास लगना, निराश लगना, हताश लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, इस सबको हम इग्नोर करते हैं और जिसके कारण हमें काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो आज का हमारा विषय है युवाओं की समस्याएं और तनाव प्रबंधन। अब युवा और मानसिक स्वास्थ्य ये काफी महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज हमारी दुनिया में देखा जाए तो 180 करोड़ युवा वर्ग मौजूद है जिसकी उम्र अराउंड 15 से 25 साल के बीच में पाई जाती है। और इन सब में भारत के अंदर सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं कि युवाओं की संख्या जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है। भले ही हमारी पॉपुलेशन चाइना से कम है बट हमारे अंदर युवाओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। युवावस्था ये हमारे जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये हमारे भविष्य को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रखता है। क्योंकि आज युवावस्था में हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना हमको फ्यूचर के अंदर उसका फायदा होता है। इसी के साथ यंग एज के हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्व होता है क्योंकि मानसिक बीमारियों की काफी शुरुआत ये यंग एज के अंदर शुरू होती है, यानी कि युवावस्था। जैसे कि सीरियस टाइप की मानसिक बीमारी है, साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग एडिक्शन, इन सब की शुरुआत ये युवा यंग एज में होती है। उसमें नींद नहीं आना और ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स हमको दिखती है। तो आज इनमें से हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें है एक सोशल इश्यूज। आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है उसी के साथ युवा के अंदर भी काफी सारी प्रॉब्लम्स निर्माण हुई है जो पहले के जमाने में नहीं होती थी। कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है नई नई प्रॉब्लम्स सबको दिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर इनमें हम देखें कि इसके अंदर काफी हद तक बढ़ोतरी हो गई और युवाओं को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में जो फिजिकल कम्युनिकेशन हम बोलते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स निर्माण हो गए, प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। अब इन सब के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जैसे कि आप सबने बताया कि डिप्रेशन या सुसाइड के विचार आना। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार लगभग 32 लाख युवा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आज यंग जनरेशन को लोगों के अंदर इंटरेक्शन कम हो गया है, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, स्पोर्ट्स कम हो गया है, बाहर जाना बंद हो गया है, कम हो गया है, लोग घर के अंदर अपने आप को बंद करके रहते हैं जिसके वजह से डिप्रेशन का किसी ना किसी प्रकार से बढ़ोतरी होती है क्योंकि ये सब चीजें हमारे कहीं ना कहीं निगेटिव विचारों को कम करने में हमको मदद करती है। आज युवाओं में एक नई कंडीशन भी देखी जा रही है इसकी वजह से जिसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिसकी वजह से एक यंग एज का पर्सन हमेशा कभी ना कभी अपने फोन के साथ लगा रहेगा, फोन के अंदर ही रहेगा, घर के बाहर जाना बंद कर देगा, खुद को आइसोलेट कर लेगा कि वो घर में ही बैठा रहेगा क्योंकि उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ वो सोशल मीडिया के ऊपर या फोन के ऊपर मिस कर देगा। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं? उदास लगना, निराश लगना, हताश लगना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, हमेशा शरीर का कोई ना कोई अंग दुखते रहना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, खाना नहीं जाना, ये सब बहुत सारी डिप्रेशन की लक्षणें होती हैं। और अगर हम इसको जितना जल्द से जल्द हम उसको पहचाने और उसके बारे में ट्रीटमेंट लें तो इसको हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जितना जल्द हम डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी को ठीक करेंगे उतना वो जल्द से जल्द ठीक होगा और उसका 100% रिकवरी होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि बुलिंग एक समस्या है यंग एज के अंदर कि 4-5 लोग मिलके एक इंसान को बुली करेंगे, उसको भला-बुरा कहेंगे, उसके बारे में उसको बहुत ऐसे नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। और इसके वजह से उसके उस पर्सन के अंदर कभी ना कभी ये सब भावनाएं प्रकट हो जाती है कि मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। और इसकी बुलिंग का शिकार लगभग 20% युवा होते हैं अपनी युवा एज के अंदर। इसके आगे अगर हम देखेंगे कि युवाओं के अंदर ड्रग एडिक्शन भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिनके अंदर आता है अल्कोहल एडिक्शन, कैनबिस गांजे का एडिक्शन, निकोटीन एडिक्शन जैसे कि तंबाकू, स्मोकिंग, सिगरेट, इस सब का प्रमाण इतना ज्यादा है कि
ऐसा पाया गया है स्टडीज के अंदर कि 30 से 40% के युवा कभी ना कभी अपने यंग एज के अंदर किसी ना किसी प्रकार के नशे का शिकार होते हैं। इसका कारण कई सारे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कारण। आगे हम देखेंगे कि एक प्रकार की नई बीमारी भी सोशल मीडिया या ये नए जमाने में उभर के आ गई है, जिसको अभी अभी साइकेट्री में इंक्लूड किया गया है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन और फेसबुक या बोलते हैं ना कि डिजिटल मीडिया एडिक्शन। अब इसमें हम देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये बहुत अच्छे माध्यम है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के, बट इसी के दौरान सोशल मीडिया के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी है जो आज हमारे अंदर देखे जा रहे हैं कि हम लोगों से अटैच होना बंद हो गया है, पर्सनल मीटिंग कम हो गई है, कई बार लोगों को साइबर बुलिंग को सामने जाना पड़ता है, जिसके अंदर लोगों को ब्लैकमेलिंग करना, उनको हैरेस करना, ये सब देखा जाता है। इस सब के वजह से एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर इंसान जीने लग जाता है कि जो बोलते हैं ना कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कम हो जाता है और इंसान सोशल मीडिया में जीने लग जाता है। इसके आगे हम देखेंगे कि ओबेसिटी, यंग एज के अंदर ओबेसिटी मतलब कि मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या निर्माण सामने आई है कि अभी इसके कारण क्या है कि आजकल की लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि इंसान बैठा रहता है, खाता पीता है, जंक फूड खाता है, इंसान की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए हैं, वो बाहर का खाना ज्यादा खाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से फिर काफी सारी समस्याओं को सामने जाना पड़ता है। जैसे अगर फीमेल्स में देखेंगे कि आगे जाके फिर शादी में तकलीफ होना, फिर बाद में उसके आगे अगर हम जाएंगे तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी, काफी सारे प्रॉब्लम्स निर्माण होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी इसके अंदर हम देखेंगे कि बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स युवाओं में देखे जाते हैं, जैसे कि एकेडमिक प्रॉब्लम्स, पीयर प्रेशर, इन सब की वजह से भी काफी हद तक डिप्रेशन या मानसिक तनाव को युवा आज का सामने जाता है। इसके आगे अगर हम देखेंगे कि अभी सम्मेलन के हिसाब से ही मैं बोलूंगा कि एक नया प्रॉब्लम निर्माण हो गया है, डिलेड मैरिजेस, कि जैसे जैसे पहले की जमाने में अगर हम देखेंगे कि 20 से 25 साल के बीच में शादियां हो जाती थी, और आज अगर हम देखेंगे कि 30 साल, 35 साल, 32 साल, इतनी इतनी उम्र हो जाती है और फिर भी इंसान की शादी के अंदर कठिनाइयां महसूस होती है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इंसान का एक लाइफस्टाइल बनता जाता है कि जिसको वो एडजस्ट हो जाता है कि उसके अंदर फिर नए इंसान को मिलना, उसको फिर बाद में उसको चेंज करना, ये बहुत ज्यादा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कठिन प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको कैसे एडजस्ट करें। और उसके कारण फिर अपने पार्टनर के साथ में गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, झगड़ा होना, और फिर बाद में इसके आगे की स्टेप अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर फिर डिवोर्स के चांसेस कई हद तक बढ़ जाते हैं। इस सब का कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अब साइकेट्री और युवा ये इसलिए महत्व के है क्योंकि युवा यंग एज के अंदर सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियों की शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने बताया, और अगर उसको हम जल्द से जल्द अगर रोक देंगे तो उसके कारण उतना ही हमको फायदा होगा, उतना ही हमको जल्द से जल्द उसको हम रिकवर कर पाएंगे। इस तरीके की बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या फिर युवाओं के अंदर नए नए प्रॉब्लम्स निर्माण हो रहे हैं। अभी ये तो युवा के बारे में हो गया। अभी हम सेकंड टॉपिक की तरफ आएंगे, जिसका है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब तनाव दूर करना। ठीक है, आज की जैसे कि मैंने बताया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, सोशल मीडिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब का कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ाने का काम होता है कि इंसान को स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इंसान का टॉलरेंस लेवल कम हो। अभी स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको 12 स्टेप्स बताऊंगा, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो उसका उतना हमको फायदा होगा और उतना हम जल्द से जल्द उस स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप को पूछिए कि क्या आप स्ट्रेस्ड है, या अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए कि अगर आप स्ट्रेस्ड है तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है आपको स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस्ड है और आप फिर भी नहीं मानेंगे कि मेरे को तो कुछ नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इसके अंदर काफी हद तक बढ़ोतरी होती है। और अगर जब आप अपनी इस फीलिंग्स को या स्ट्रेस को एक्नॉलेज करते हैं तो उसके आगे हमको देखना होता है कि इस स्ट्रेस का हमारे फिजिकल या मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उसके कारण हमको क्या क्या तकलीफें हो रही है, उसको पहचानिए।
सेकंड स्टेप अगर हम देखेंगे कि स्ट्रेस कम करने के लिए हमको काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करनी होती है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में अभी हम क्या-क्या चेंज करें? जैसे कि हमको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का हमारे स्ट्रेस लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक कम कम करने का प्रमाण होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है, जिसके कारण नेचुरल हम स्ट्रॉन्ग होते हैं अंदर से। उसके बाद में सेकंड है हेल्दी वेट को मेंटेन करना, कि अगर मेरा हाइट है 6 फुट और अगर मेरा वेट है 120 केजी, तो वो हेल्दी वेट नहीं। हेल्दी वेट को अपने मैनेज कीजिए, जिससे हम शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है एडिक्वेट स्लीप, मतलब जरूरत के जितनी सोना। उसके आगे हम अगर पहुंचेंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है उसको बंद करना, और अगर इसके बाद में भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो टाइमली इंटरवेन करके हमको जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अभी लाइफस्टाइल में और क्या क्या चेंज कर सकते हैं? दूसरा है डाइट। डाइट को हमको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम देखें कि हम जंक फूड खाते हैं, हम बहुत बाहर जाते हैं, अ, ये लाइफस्टाइल हो गया है आजकल का कि चार लोगों में मिले तो कुछ ना कुछ किसी प्रकार का अल्कोहल लेना है, सिगरेट लेना है, पीयर प्रेशर में आके क्यों ना हो ये लेते हैं। तो उसको हमको सबको अवॉइड करना है, भले ही वो कितना ल्यूक्रेटिव हो, कि जंक फूड में चीज़ है, ये है, वो कितना भी अच्छा लगे, हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और उसकी वजह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और हमारी मानसिक स्वास्थ्य को भी उसकी वजह से हानि पहुँचती है। हमको होम फूड प्रेफ़र करना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे कि लाइफ़स्टाइल में हमको क्या चेंज करना है, कि जब जैसे ही दिन शुरू होता है, तो अपना एक प्लान बना दीजिए कि मेरे को आज दिन के अंदर क्या-क्या करना है, मेरे को रूटीन में क्या-क्या लाना है, मेरा दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए। और उस हिसाब से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी, कि कोई भी प्लान के अंदर चेंज होगा या कोई भी नया चीज आएगा, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा और हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इट शुड बी इन द ऑर्डरली मैनर, प्लान होना चाहिए हर चीज का। इसके साथ में अगर हम देखेंगे कि हमको आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज कीजिए, किसी ना किसी तरीके का स्पोर्ट्स खेलिए, किसी ना किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। अगर ये सब पॉसिबल नहीं होता है तो कम से कम वॉकिंग शुरू कीजिए, और कई नहीं तो फिर स्विमिंग वगैरह अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसका हमारे मेंटेलिटी के ऊपर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काफी हद तक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कभी भी हमारे कोई निगेटिव थॉट्स आते हैं तो कई बार वो इन क्रियाओं के द्वारा बाहर निकलते हैं या वो उन क्रियाओं से वो कम हो जाते हैं। अभी आप पूछेंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडोर एक्टिविटीज कीजिए, जिसके अंदर आप इंडोर क्या कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक सुनना, राइटिंग करना, रीडिंग करना, इन सब का हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, इससे हमें पॉजिटिविटी भी मिलती है। आगे हम जाएंगे कि अगर हम ये एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं तो इंडोर स्पोर्ट्स अगर हमें खेलना है तो क्या करना चाहिए। इंडोर हम बैडमिंटन खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, कार्ड्स खेल सकते हैं। अभी जैसे कि कोरोना के अंदर हमें बोर्ड गेम्स भी नए शौक में आए, कि लोग बोर्ड गेम्स भी खेलते हैं, जैसे चेस, बिजनेस, मोनोपोली, लूडो, स्क्रैबल एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इंडोर स्पोर्ट्स है या एक्टिविटीज है जो हम कर सकते हैं और जिससे हमारे मानसिक तनाव के अंदर कमी आ सकती है। अभी आपने सुना ही होगा कि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी स्लीप हमारे लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लीप हमारे ब्रेन को रिबूट करने का काम करती है। जैसे अगर हमारा फोन हैंग हो जाए या फोन स्लो हो जाए, सिस्टम हैंग हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, हम रिस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं। वैसे ही हमारे दिमाग को, हमारी मानसिक स्थिति को रिबूट करने के लिए नींद की उतनी ही जरूरत होती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, स्लीप को हम कैसे सुधारें? तो सबसे पहले तो स्लीप साइकिल हमारी मेंटेन कीजिए, रेगुलेट कीजिए। स्लीप साइकिल मतलब अगर आपको दिन में 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत है, तो वो शेड्यूल में बिठाइए, कि अगर सोने का टाइम एक रखना है, उठने का टाइम एक रखना है। कि अगर सोने का टाइम आपने रखा है कि 11 बजे, तो 11 बजे सोने जाना है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 6 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं।
नहीं, उसको मेंटेन करना है। उसके बाद में बिस्तर, हमारे जो बेड होता है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए करना है। शाम को 6 बजे के बाद में हर तरीके के स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करना है, जैसे टी या कॉफ़ी। इनके अंदर हाई मात्रा में कैफीन होता है, जिसके कारण हमारे स्लीप के अंदर, हमारी नींद के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि वो अगर हमारे दिमाग को स्टिमुलेट कर देगा, तलब कर देगा या एकदम ऐसे एक्टिव कर देगा, तो हम सो नहीं पाएंगे और वो हमारे स्लीप के साथ इंटरफेयर करेगा। रात को सोने से पहले हॉरर मूवीज देखना, क्राइम सीरीज देखना, और सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी आज की डेट में है कि कोविड की न्यूज़ पढ़ना, ये अवॉइड कीजिए, बिकॉज हमारे दिमाग में फिर वही 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 चलता रहता है। इसी के साथ जब हम बेड पे जाएंगे या सोने जाएंगे, उसके पहले सोशल मीडिया चेक करना बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पे जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जितना भी जाएंगे, कई बार हमने देखा है कि हमारे कई पेशेंट्स आते हैं कि जो सोने जाते हैं और 2-2 घंटा फिर फोन के ऊपर टाइम पास करते हैं, फेसबुक करेंगे, इंस्टाग्राम करेंगे, उसकी वजह से उनकी स्लीप काफी हद तक हैम्पर होती है। हमारे रूम जहाँ हम सोने जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत महत्व का है, कि शांत होना चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए, काम डाउन होना चाहिए, इस तरीके के बदलाव होने चाहिए। इसके आगे हमको लाइफ के अंदर योगा, जो एक आज भारत का नाम भी इसकी वजह से फॉरेन में काफी चर्चित में है, कि योगा से हमारे लाइफ के अंदर काफी सारे चेंजेस होते हैं। योगा के ऐसे नई स्टडीज आ रही है कि योगा की वजह से हमारे फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल स्ट्रेस, इन दोनों के ऊपर बहुत ही अच्छा तरीके से प्रमाण दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हमको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। इट मेक्स अस रेजिलिएंट टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, कि हम वो टॉलरेट कर सके या हम उस दौर से बराबर से गुजर सके। थर्ड जो मैं ये हो गया लाइफस्टाइल चेंजेस। अभी थर्ड हम देखेंगे कि कोपिंग स्किल, कि कोपिंग स्किल क्या होता है, कि कभी भी कोई स्ट्रेस आया तो फिर उसके अंदर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कि कोई मैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हूँ, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, कि अगर मेरे पास स्ट्रेस आ रहा है, मैं कहीं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कोई चीज़ें फेंक रहा हूँ या एकदम से रो रहा हूँ। हमें ये साइकिल को चेंज करना है। हमें ये साइकिल के अंदर हमारा जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कि जिससे हम स्ट्रेस से गुजर सके या स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, हमें वो तोड़ना है और कोई तो पॉजिटिव चीज इस्तेमाल करनी है, जो कि मैंने अभी बताया कि एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डांसिंग, इंडोर एक्टिविटी, जो आपको ठीक लगता है उस दौरान आपको वो चीजें यूज करनी है जिससे आप कोप अप कर सकते। फोर्थ वन इज मैनेजिंग योर इमोशन। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेस में आने के बाद कई लोग गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, तो उसके अंदर से हमको कैसे बाहर आना, तो वो इमोशंस को हम कैसे मॉड्यूलेट करेंगे या चेंज करेंगे। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हम स्ट्रेस में हैं। उसके बाद में कई सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया, जब हम स्ट्रेस में होते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, उससे काफी हद तक आपके स्ट्रेस के अंदर फायदा होता है, आपके स्ट्रेस लेवल काफी हद तक कम होता है। इसके आगे हम देखेंगे कि मेडिटेशन, जब भी हम कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं या जब भी हमको ऐसे इमोशंस में होते हैं कि जिसमें हमको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हमको मेडिटेट करना चाहिए। जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम है उससे हमको थोड़ा अलग होना चाहिए, उससे हमको थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। समझो कि अगर मैं काम पे हूँ और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो मुझे थोड़ी देर का टाइम आउट लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर ही काम करता रहूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे काम को बिगाड़ेगा या कहीं ना कहीं मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो अपने आप को उस चीज से हटा के कहीं और लेके जाइए। प्रेम प्रे करना, इसका भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमको मिलता है स्ट्रेस के अंदर। और या तो फिर ह्यूमर, कुछ ना कुछ ऐसे कॉमेडी देखिए, कॉमेडी वीडियोस देखिए, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल और कम होता है। इसके आगे रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हम देख सकते हैं, कि जब भी हम ऐसे स्ट्रेस वाले सिचुएशन में हो तो खुद को रिलैक्स करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम रिलैक्स हो सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, जैसे मसल रिलैक्सेशन, कुछ टेक्निक्स होती है जिसके कारण हम रिलैक्स हो सकते हैं। और इस सब का हमारे फिजिकल सिम्टम्स पे या मेंटल स्ट्रेस के ऊपर भी काफी हद तक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं तो कभी हमको सर दर्द होता है, पेट दुखता है, तो इसके अंदर रिलैक्सेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिफ्थ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, कि अपने प्रॉब्लम्स को समझिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमको स्ट्रेस हो रहा है, और फिर बाद में उस प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए हम ऐसे लिस्ट बनाएंगे कि उसके
प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, उस रास्तों के अंदर हम हर रास्ते के अंदर देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसान है, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम उसको चूज करेंगे और उसको चूज करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके बाद में अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है तो एक प्रॉब्लम एट अ टाइम टैकल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व करने जाएंगे तो उससे चीज़ें बिगड़ेगी, उससे हम बराबर से उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 6th स्टेप इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का और स्ट्रेस का बहुत ही गहरा नाता है। कई बार हमारे स्ट्रेस जो रहता है कि हमें कोई काम करना है और हम उसको टालते गए और 11th आवर के ऊपर फिर बाद में हमसे वो हो नहीं पाता है, तो उसके कारण स्ट्रेस का बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहला अगर टाइम मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो हम हमारे वक्त को फिलहाल कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दिन का रूटीन क्या रहता है, हम अपने जो प्रॉब्लम्स है, हमारे जो काम है, उसको कैसे हम टैकल करें। सेकंड स्टेप अगर टाइम मैनेजमेंट में देखें तो हमें देखना है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है या हमारे जो काम है उसको हमको प्रायोरिटाइज करना है कि जो सबसे इमरजेंसी है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में थोड़े कम इम्पोर्टेंट, उसके बाद में सबसे कम इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। थर्ड इज कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको एक दिन के अंदर गोल रखना पड़ेगा कि आज के दिन के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम इस इधर तक सॉल्व करना है, और उस गोल तक रीच करने के लिए हमको मेहनत करनी है। और फाइनली जब आपका दिन गुजरेगा या दिन खत्म होगा तो हमको उसको इवेल्युएट करना है कि आज के प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर या आज के लिस्ट के अंदर हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट की है और क्या क्या नहीं की है, और उसको रिव्यू करके हमको अगले दिन का प्लान करना चाहिए। सेवेंथ स्टेप इज असर्टिवनेस। अभी असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस मतलब मैं अगर सही हूँ तो मैं सही हूँ, मैं गलत को सही नहीं बोलूंगा, मैं गलत चीज को अपनाऊंगा नहीं। हमारा जो बोलते हैं ना कि हमारा स्टैंड वो फिक्स रहना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, ये सही है, मेरे को ऐसे ही करना। क्योंकि कई बार ऐसी बाकी सारी चीजें आती है जो हमारे हमको ऐसे प्रवृत्त करती है कि हम ऊपर नीचे कर देते, किसी गलत चीज को सही बोल दे, ऐसा हमको किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आना। 8th इज कम्युनिकेशन स्किल। तो अभी कम्युनिकेशन का स्ट्रेस लेवल कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी कभी भी हम स्ट्रेस में होते हैं कि हम कई बार ह्यूमन इंटरेक्शन से उसको अपने व्यूज बताते हैं या फिर सोशल इंटरेक्शन के अंदर हम सोशली अपने व्यूज को रखते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन बढ़ता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अभी कम्युनिकेशन ये वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है कि हम अपनी बातें शेयर करें, अपनी बातें बताएं, जिसके कारण हमारे जो निगेटिव थॉट्स है वो कम हो जाए। इसके आगे है 9 इज हॉबीज। हमें कुछ हॉबीज अपनानी चाहिए या हमारी जो हॉबीज है उसको हमको हमको उसके अंदर एक्ट करना चाहिए, कि जैसे कि हमारी हॉबीज हो सकती है म्यूजिक लिसन सुनना, राइटिंग करना, फिर बाद में आता है एक्टिंग करना, या फिर कुछ चीजें कुछ लोगों को शौक होता है कि चीजें कलेक्ट करना, रीडिंग करना, प्लेइंग अन इंस्ट्रूमेंट, किसी को कुछ अगर बजाने का शौक है, गिटार या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना, मूवीज देखना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, फोटोग्राफी करना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं हम हमारे स्ट्रेसफुल पीरियड से, और हम हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम कर सकते हैं। 10th इज स्पिरिचुअल। ऐसा देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस फेथ, इससे कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है। कि जैसे कि अगर हम देखेंगे कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन में 10-20 घंटा आपको मंदिर में जाना है या कभी भी कुछ हो तो मंदिर में जाके बैठना, नहीं, जितना आपसे हो सकता है 5-10 मिनट्स अगर आप सुबह जाके हाथ भी जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको अंदर से पॉजिटिविटी आती है, कहीं ना कहीं से स्ट्रेस टैकल करने की पावर आती है आपके पास। इसी के तहत अगर हम देखेंगे कि कई बार हम कोई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, कोई रिचुअल सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बढ़ती है, निगेटिविटी कम होती है और हम अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। 11th इज फैमिली। कनेक्टिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस लेवल को कम करने का। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करने से हमारे दिल का जो बोझ है या अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हम कहीं ना कहीं उसको वे देते हैं बाहर जाने के लिए, जिसके कारण हमारे अंदर का जो एंजाइटी, डिप्रेशन या
जो भी है नेगेटिव थॉट्स, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते हैं और वो हम किसी के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि हम जब स्ट्रेस में रहते हैं या बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं कि जहाँ हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जब हम फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं या फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, उससे काफी हद तक फायदा होता है। 12th इज सोशलाइजिंग इन रियल वर्ल्ड, कि लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, लोगों से किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट करना, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया बट लिमिट के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, दोस्तों के साथ में ग्रुप चैट्स हो गई, ग्रुप में कॉलिंग हो गया, उससे भी काफी हद तक हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उतने ही हमारे को पॉजिटिविटी मिलता है। तो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, जितना हम अपने थॉट्स को शेयर करेंगे, स्ट्रेस को शेयर करेंगे, उतना ही हमें, और ऐसे बोलते हैं कि अंदर से सपोर्ट मिलेगा और हम अंदर से स्ट्रांग होंगे। फाइनल एंड द मोस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। डू नॉट मिक्स वर्क एंड लाइफ, मेंटेन द बैलेंस। ये सबसे महत्व का है। काम और घर, इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। कई सारे प्रॉब्लम्स इसी की वजह से आते हैं कि हम घर का काम जो रहता है वो घर पे उठा के लेके आते हैं, वो जो स्ट्रेस रहता है वो घर पे उठा के लेके आते हैं, और उसकी वजह से घर का वातावरण भी बिगड़ जाता है। या घर के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं हम काम पे लेके जाते हैं। हमको डिमार्केट करना चाहिए कि ये काम है, ये वर्क है, इन दोनों को कहीं मिक्स नहीं होना चाहिए। इसके कारण कई हद तक हमारा लाइफ बैलेंस रहता है और हमको कहीं ना कहीं ऐसे पॉजिटिविटी मिलती है कि घर जाने के बाद इंसान रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, स्ट्रेस कम रहता है। तो इतना बोल के मैं बोलूँगा थैंक यू। वैसे इतने बड़े टॉपिक को इतने कम समय में इंक्लूड करना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी को कुछ भी प्रकार के क्वेश्चंस है या क्वेरीज है, वो मुझे अभी पूछ सकते हैं, या अगर अभी पूछने में उनको दिक्कत है तो मुझे मोबाइल पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9422220040। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मुझे आप मेल कर सकते हैं drashwinj@gmail.com, और मैं निःशुल्क अपनी एडवाइस या सेवा रहेगी, वो मैं जितना हेल्प हो सकता है आपको वो करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। बहुत अद्भुत, अद्भुत धारा प्रवाह